अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम बहुत सुहाना है और इसके साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ है गजल अशरफ। मौसम सुहाने की बात की तो बारिशें हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले एक दिन था, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन तकरीबन बाज़ इलाकों में तो 4 दिन से बारिश हो रही है और अब बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन रही है। अगर शहरों की बात की जाए तो हर तरफ हमें पानी पानी नज़र आता है। गलियाँ इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। और अगर गाँव की बात की जाए या फिर उन एरियाज़ की बात की जाए जहाँ पे सयाह जाते हैं, वहाँ उन एरियाज़ का रुख करते हैं, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग है, दरख्त गिर रहे हैं और नई नई जगहों पे लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है। और सावन की जो बारिश है, ये जो छोटी छोटी बारिश होती है, पहले तो सबसे ज़्यादा ज़मीन में पेनिट्रेट करती है और फिर उसके बाद जब बारिश की स्पीड गजल बढ़ती है तो उससे फिर आपकी लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी कच्ची होती है। और उसके बाद बारिश की स्पीड होने से आपकी लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये बड़े डिफिकल्ट हालात हैं और हमारे ऊपर इस तरह के हालात आते हैं। सर्दियों में हमें धुंध, फॉग, इसका सामना करना पड़ता है। गर्मियों की बात की जाए तो कभी कभार हमें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है जिसमें हीट स्ट्रोक आती है या फिर कभी कभार हमें सैलाब का भी सामना करना पड़ता है। और जिस तरह के हालात हैं, अगर 3-4 दिन और बारिश हुई तो फिर हालात मजीद बारिशें तो आगे और रहेंगी। कल हम इसी हवाले से बात भी कर रहे थे, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि अब आगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 31 तारीख तक तो ये बताया जा रहा था कि बारिशें होंगी। लेकिन अभी तो आपको हसनैन ने जो सिचुएशन बताई है ये ओवरऑल बताई है। मैं बात को चकवाल की, जहाँ पर कल क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिस वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चाहे वो दही ज़िंदगी हो, शहरी ज़िंदगी हो, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। जबकि बात की जाए तमाम तर महकमों के हवाले से, जिसमें वासा है, 1122 है, फिर इसके साथ साथ सेहत का महकमा है, फिर म्यूनसिपल के कुछ महकमे हैं, वो तमाम तर लोग फील्ड में मुतहरिक तो हैं। लेकिन जाहिर है शहरियों को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है उसका तो अजाला नहीं किया जा सकता है। और क्लाउड बर्स्ट कब होता है? जब आपके बादलों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बरसते हैं और शदीद बरसते हैं और फिर आपका क्लाउड बर्स्ट इस तरह से होता है। कल से चकवाल में सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो चुकी है कि लोग इस वक्त मतलब आप ये कहें कि वो मदद के मुंतज़िर हैं। लेकिन बात जब हमारी भी हुई बहुत से महकमों से, उनके एक्सपर्ट से, लोगों से, बड़ी इंतज़ामिया से, तो वो यही कह रहे हैं कि हम इस वक्त मुतहरिक हैं और जल्द पानी की निकासी के हवाले से भी काम कर लिया जाएगा। मशीनरी वहाँ पहुँचा दी गई है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात। ये तो थी बारिश के हवाले से गुफ्तगू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको सोशल स्टोरीज के हवाले से बताते हैं। और सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने आपको बतानी है। हम इस सारी सूरत हाल में थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन को भूल गए थे जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर पाकिस्तान के हवाले से भी हमने बात की, फिर जो ईरान की बात हुई वो भी की। लेकिन अब बात यह है कि इसराइल के शाम पर हमले तीसरे रोज़ भी जारी हैं और वज़ारत दिफा की इमारत को उन्होंने निशाना बनाया। इस वक्त विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने उनकी वज़ारत दिफा की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। और ये 3 दिन से हमले जारी हैं और हमले तेज़ भी कर दिए गए हैं। सरकारी फोर्सेस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो अक़लीती बिरादरी है वहाँ पर उसको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा रहा है। और आलमी खबर रसाई इदारे AFP और रॉयटर्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है कि मुसलसल ये तीसरा दिन है कि इसराइल ने शाम पर हमला किया और जहाँ सरकारी फोर्सेस हों, जहाँ पर जो जनूबी शहर अल सवीदा है उसके मकामी जो लोग हैं, जो जंगजू हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो वज़ारत दिफा के ज़राए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमारत पर कम से कम 2 ड्रोन से हमला किया गया है और अफसरान तय खाने में पनाह ले रहे थे। और सरकारी अखबार ये भी बता रही है कि 2 आम शहरी भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं और अभी और कितनी तादाद है इस हवाले से तयन भी किया जा रहा है। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है। इजराइल अपनी उसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, बिट्स एंड पीसेस वाली कार्रवाई कर रहा है कि कभी एक मुल्क को निशाना बना रहा है, कभी दूसरे मुल्क को निशाना बना रहा है। सबसे पहले उन्होंने फ़लस्तीन पर जुल्म किया, उसके बाद ईरान का नंबर आया, फिर ईरान ने जब आंखें दिखाई तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे हमारी शायद उस तरह से हमें कामयाबी ना मिले, तो उन्होंने अब शाम के ऊपर हमला कर दिया। ऑलरेडी शाम काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है। शाम की तबाही का सिलसिला तो आज से कई साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वो वापस इजराइल के हमलों का शिकार भी है। अल्लाह करे कि शाम के जितने भी मुसलमान हैं उनकी हालत बेहतर हो और उनका जो महफूज भी रहे और वो दिफाई निज़ाम भी उनका इतना बेहतर हो कि वो इजराइल को जवाब दे सके। क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मा की बात की जाए तो वो सारे मसरूफ़ हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं हर मुल्क को और कोई भी इस तरह से जवाब नहीं दे रहा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की बात करते हैं, बलोचिस्तान की बात करते हैं। बलोचिस्तान में आम दुश्मनों का फिर से वार, दहशतगर्दों की कलात के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बाग हुए, 13 मुसाफिर जख्मी सिविल हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया। जबकि मुसाफिर कूच की अगर बात की जाए तो कोच कराची से कोयटा जारी थी और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शायद इनकी मजम्मत, कहा दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस पर हमला किया, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक
पहुँचाएंगे। बस में मारूफ कव्वाल नदीम साबिर भी मौजूद थे, जो महफूज रहे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कल्लात में मुसाफिर बस पर हमले में मासूम शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस है। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराम करने की हिदायत भी है और कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अल्लाह करे कि वो भारी कीमत चुकाएं, क्योंकि आए दिन हमें बलूचिस्तान से इस तरह के वाक़यात नजर आते हैं। बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से पहले भी दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया था और दहशत गर्दी को ख़त्म किया था, इस बार भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी बताते हैं जनूबी केरला के हवाले से, जहां पर स्कूल दरसो तदरीस में जद्दत तराजी आ रही है, यानी कि अब कुछ नई नई हैपनिंग्स हो रही हैं। केरला जो कि इंडिया की एक स्टेट है, वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि स्कूल में क्लासरूम्स का मुनफरद सेटअप बनाया गया है। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका ख्याल ही अब ख़त्म कर दिया गया और हर तालिब इल्म पर एक यकसा तवज्जो की यकीनी बनाई जा रही है कि हर बच्चे पर बिल्कुल एक क्वालिटी के साथ उनको फोकस भी किया जाए और उन पर देखा भी जाए कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि बैक बेंचर्स के हवाले से हमेशा से ये खबरें होती हैं कि वो उस तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा रुझान उनका नहीं होता है। और हाल ही में रिलीज़ होने वाली एक मलयालम फिल्म है, उसके मुताबिक जो कुछ उसमें दिखाया गया था कि स्कूल ने बैठने का एक इख्तराई निज़ाम लाया है, जहां एक कतार वाली नशिस्तें क्लासरूम की 4 दीवारी के साथ मुंसलिक हैं और इस तरह हर तालिब इल्म सामने वाले बेंच पर बैठे हैं। और केरला के आखिरी स्कूल पहले ही बैठने के इस इंतज़ाम को अपना चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको अब ख़त्म कर दिया गया, बैक बेंचर्स वाला। अब सब लोग बैठेंगे तो फ्रंट पर ही बैठेंगे और निज़ाम इस तरह से बना दिया गया कि सब बच्चे नजर आए। बिल्कुल ऐसी है। और अगर केरला की बात की जाए तो ये बिल्कुल इंडिया के साउथ पे मौजूद है और केरला इसको बहुत सारे लोग ये रेफ़र करते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ केरला है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पूरी दुनिया में अगर इंडिया की पहचान किसी ने करवाई है, किसी कम्युनिटी ने करवाई है, तो वो केरला की कम्युनिटी है। और केरला के हवाले से आपको एक और बात बता चलूँ कि जो आजकल आप देख रही हैं इंडिया में तमिल मूवीज़ हैं या फिर केरला की मूवीज़ हैं, मलयालम मूवीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सो इन्होंने इंडिया में रहते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाया, जिस तरह की इनकी फिल्म मशहूर हो रही हैं, मूवीज़ मशहूर हो रही हैं। और इसके अलावा इनकी जो स्किल्ड लेबर है वो पूरी दुनिया में बड़े आला जो ओहदे हैं ना, वो आज भी केरला के लोगों के पास हैं। और केरला वाले अपने आप को ये भी नहीं कहते कि हम इंडियन हैं। इंडियन तो कहीं दूर जाके वो कहते हैं नहीं, सबसे पहले हम केरला के हैं। अब तीनों ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरनेशनल खबर देते हैं। गज़ल ने केरला की बात की तो मैं आपको इजराइल लिए चलता हूँ, जहाँ पे ईरान से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत ही होशरबा हैं। नेतन्याहू ने ईरान से जंग में जादू और जिन्नात का सहारा लिया, ये कहना है ईरान के मारूफ सहाफ़ी और पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अखबार जवां के साबिक एडिटर अब्दुल्ला गंजी का। उन्होंने कहा कि हालिया इजराइल ईरान जंग के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म बिनयामीन नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर जादू टोने, जिन्नात और माफूकुल फ़ित्र अरवाह की मदद हासिल की। और गंजी ने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर लिखा है कि जंग के दौरान तेहरान की सड़कों पर यहूदी अलामतों वाले तावीज़ और अजीब व गरीब से कागजी टुकड़े मिले, जिन्हें मुमकिन तौर पर रूहानी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि इस गज़ा जंग के आगाज़ के वक्त ऐसी इत्तलात भी लीक हुई जिनके मुताबिक नेतन्याहू की मुलाकात बाज़ जादुई माहिरीन से हुई। इस बयान पर मूसाद फ़ारसी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने तंज़िया रद्द अमल दिया और कहा कि मंशियात का इस्तेमाल और जिन्हों से बातें करना किसी मुल्क के सरबराह को ज़ेब नहीं देता। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली ओहदेदारान ने भी मूसाद की पोस्ट को रीशेयर किया, रीट्वीट किया और लिखा कि ये बिल्कुल एक मुज़ायका खेज़ बात है, जिन बूत तो हर जगह में मौजूद होते हैं। मतलब मुझे तो थोड़ी सी ऐसी आ रही है कि अब इसराइल जंग की हिकमत अमली से बचने के लिए वो इसराइल जो है वो जिन बूतों का सहारा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं कि मुल्क की तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और कराची की गुड्स करियर एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई भी सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ताजर कहेंगे कि हड़ताल का दौरानिया बढ़ाना है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। कराची चैम्बर में सनतकारों से ज़ाहिर यकजहती करते हुए कराची गुड्स ने यह भी कहा है कि उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि ये ऐलान किया है कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है और 19 जुलाई को मुल्क में ये हड़ताल जो है उसका जारी रहेगी।
रहेगी तब तक जारी रहेगी, कोई भी सप्लाई नहीं होगी। अगर ताजिर हड़ताल तवील करने का कहें भी तो हम उनके साथ हैं, और कहा कि जब तक कराची चैम्बर के मुतालबात पूरे नहीं होंगे पहिया जाम हड़ताल होगी और मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। मुतालबात उनके कुछ इस तरह से हैं कि फाइनल टैक्स रजीम की बहाली, ई बिल्टी यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी होती है वो, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी असल में कहते हैं उस चीज़ को जो रसीद होती है, जो भी आप चीज़ें सप्लाई करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक वाली। इसके साथ साथ 37A और B और 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस के कवानीन वापस ले जाने जैसे नुकात भी शामिल है। अब इस कानून के तहत ये होगा कि जो FBI है ना, उसके इख्तियारात हो गए हैं कि वो इजीली उनकी गिरफ्तारी कर सकता है, जिसके ऊपर उनको काफ़ी खदशात हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह करे कि इनके मुतालबात पूरे हों, और जो पूरे मुल्क में ये पहिया जाम हड़ताल की बात कर रहे हैं वो क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान आवाम को होता है, उसका नुकसान एक आम आदमी को होता है, तो उस नुकसान से पाकिस्तान का आम आदमी बच सके। हुकूमत ने बनाई है वैसे एक कमेटी, लेकिन अब देखें कि अल्लाह करे कि वो कमेटी कुछ मुतालबात भी इनके पूरे करे और जो जो इनके मुतालबात हैं उनके ऊपर जल्दी से अमल दरामद करने की कोशिश करे। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा टूल बन चुका है जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप रातों रात मशहूर भी हो सकते हैं, शोहरत की बुलंदियों को भी पा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है इंडोनेशिया के 11 साल बच्चे रेयान ने, जिन्होंने मुनफरिद डांस की वजह से रातों रात इंटरनेट पर वो सेंसेशन बने। और इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो जो कश्ती की रेस थी उसके दौरान 11 साल का बच्चा, उसने तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर दानिस्ता तौर पर डांस किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मतलब वो गिर रहा था और उसने गिरते गिरते कहा कि मैं डांस कर लेता हूँ, लोगों को कहीं बुरा ना लगे। वो संभल गया। एग्जैक्टली। सो बच्चे के इस डांस को कहा गया ओरा फार्मिंग, और ओरा फार्मिंग का इसको नाम दिया गया। रेस में अगर रेयान की कश्ती के सिरे पर बात की जाए तो वो खड़े थे और वो अपनी टीम का हौसला बुलंद कर रहे थे और अचानक डगमगा गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन ना संभला, तो बाजुओं के जरिए डांस शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि दुनिया में इसका डांस ये मशहूर हुआ, दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने इस डांस में वो शामिल हुई। इसमें फुटबॉलर भी हैं, मोटरसाइकिल की जो बड़े बड़े रेसर्स हैं वो भी हैं, वो भी दौरान राइड इसी तरह का डांस करते हुए हमें दिखाई दिए। ताम अगर बरतानवी नशियाती इदारे की बात की जाए तो उन्होंने भी इस हवाले से यही कहा है कि रेयान ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि ये सब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मौके की मुनासबत से खुद ब खुद ये डांस स्टेप हो गया। अगर मुझे पता होता मैं इतना पॉपुलर होता हूँ तो कुछ 2-3-4 स्टेप्स और ज़्यादा कर लेता। बेशक अल्लाह ताला ही सबको इज्जत देने वाली ज़ात है। और देखिए रातों रात जिस तरह से वो फेमस हो गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने वैसे ही गिरने वाले थे, एक स्टेप किया, वो फेमस हो गया और अब हर बड़ी पर्सनैलिटी उसको भी सराहा रही है और उसमें पार्ट भी ले रही है। खैर अब यही चीज़ें होती हैं जो आपको फेमस कर देती हैं, जितना हम कॉन्टेंट भी लेते रहते हैं वैसे अजीबो-गरीब सा। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, इन्वेंट से रिलेटेड भी थी, आपको कुछ ना कुछ सबक हासिल हुआ होगा और समझ भी आई होगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे 1 साल कबल सिंध के ज़िला सांगड़ में एक दिल दहला देने वाले वाक़या पेश आया था, जब एक ऊँटनी सिर्फ भूख मिटाने के लिए एक खेत में दाखिल हुई तो एक बाअसर जिम्मेदार जो था उसने गुस्से में आके उसकी टांग काट दी थी। डॉक्टर शीमा और डॉक्टर बाबर ने ना सिर्फ केमे को कराची मुंतकिल करवाया बल्कि कई महीने की मेहनत और इलाज के बाद उसे एक नई मसनूई टांग लगाकर दोबारा जीने का मौका दिया। आज केमी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने कदमों पर भी खड़ी हो चुकी है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करेंगे हम। डॉक्टर शीमा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर बाबर भी, उनके पास भी जाएंगे। शीमा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि अब केमी की कंडीशन किस तरह से और किस तरह से आपने ओवरऑल उसका ख्याल रखा और अब जाकर आपको कितनी खुशी हो रही है कि वो इस मरहले में पहुँच चुकी है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, आपको डॉक्टर नहीं कहा, डॉक्टर बाबर अनाउंस किया है, आपको शीमा ही कहा है। हाँ, शीमा, मैं सेंटर मैनेजर हूँ। तो कैमी अब माशाल्लाह खड़ी हो गई है अपनी प्रोस्थेटिक पर और कैमी माशाल्लाह अब जो है उस पे प्रैक्टिस उसकी, ट्रेनिंग उसकी जारी है और वो डेली उस पे जो है ना अब चलती है, थोड़े थोड़े कदम लेती है। अभी यूज टू हो रही है, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगी, लेकिन जो है ये अच्छा एक प्रोग्रेस है
एकदम से उसने जो है मतलब लाइक हम डेली की तरह उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे प्रोस्थेटिक लगा रहे थे। जब से उसका प्रोस्थेटिक आया हम उसे डेली लगाते थे। कल भी परसों भी हम ऐसे ही लगा रहे थे उसको, तो बस लगाकर हमने छोड़ दिया और हम पीछे बैठे हुए थे। तो एकदम वो खड़ी हो गई, और फिर उसके बाद हम बहुत खुश हो गए कि वो मतलब खड़ी हो गई, क्योंकि उससे पहले वो नहीं खड़ी हुई प्रोस्थेटिक पे कभी। और हम बहुत ज्यादा खुश हुए, और फिर उसके बाद वो चली भी उसके ऊपर, उसने प्रैक्टिस करी, मतलब लाइक वो उसने कदम बढ़ाए, काफी देर तक चली वो उस पे। तो या बहुत बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि इतने मतलब 1 साल की पूरी मेहनत का जो फल था वो एकदम इतनी उसमें मिला है। और हम बहुत खुश हैं कैमी के लिए। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शीमा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन केमी को आपने रेस्क्यू किया, क्या समझ के किया था? क्योंकि उस वक्त तो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल थी, गवर्नमेंट भी जा सकती थी, सारे लोग जा सकते थे, लेकिन आप स्टेप इन हुई थी। नहीं, एग्जैक्टली हम इस स्टेप पे नहीं हुए। हाँ हाँ। शुरुआत वहां से हुई कि आ, हमें जो है लाइक शाजिया मरी और एनी मरी कुरतुलैन मरी जो सेनेटर है, उन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने जो है इस चीज को देखा था। सोशल मीडिया पे आने से पहले उन्होंने देखा था। फिर वहां से जो है हमारे डायरेक्टर जुनेद ने उनको कांटेक्ट किया कि हम इसको रेस्क्यू करना चाहते हैं, और हम इसको अपने शेल्टर लाकर इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सीडीआरएस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसमें हम इसको कैमी को लेकर आए, क्योंकि शाजिया मरी और एनी मरी ने मतलब हमारे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा देखा कि हाँ हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, और उन्हीं की वजह से कैमी हमारे शेल्टर पे आई। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ, और फिर उसकी रिहैबिलिटेशन यहीं शुरू हुई सीडीआरएस पे। सही। तो शीमा ये बताएगा कि ऑलमोस्ट कितना वक्त लगा कैमी को इस सारी सूरत हाल से निकलते हुए? आप तो शुरू से उसके साथ हैं, उसका ख्याल भी रख रही हैं, तो आपको इस कंडीशन का ज़्यादा बेहतर पता होगा। स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी। जिस दिन वो आई थी तो बहुत से भी ज्यादा पेन में थी, लाइक ऐसा पेन जो शायद आप या मैं, हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा पेन में थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अम, वो फिर अपने इन्वायरमेंट में ढलने लगी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसके लिए कंपेनियन लाया जाए, शायद उसको देख के वो मोटिवेट हो। फिर हम कैली को लेकर आए, जो कि एक और कैमल है हमारे पास। वो भी एक ऑर्फन थी, उसकी मदर मर गई थी, और वो सेल होने के लिए मार्केट में आई हुई थी। वो भी बेचारी कुछ 6-7 महीने की थी उस वक्त। तो वो एक बेस्ट कंपेनियन थी कैमी के लिए। तो हम उसको शेल्टर ले आए, और जिस रात वो आई उस रात की पहली दफा कैमी अपनी 3 टांगों पे खड़ी हुई थी विदाउट प्रोस्थेटिक। वो पहली दफा खड़ी हुई थी कैली को देखकर, और फिर तब से उन दोनों का बॉन्ड बन गया। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह कैमी ने अपने जो एनक्लोजर है वो कभी निकलती नहीं थी डर की वजह से। कैली की वजह से उसने उसके अपने एनक्लोजर से निकलना शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। फिर आके जगह पे पूरे पूरे में घूमने लगी, क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो मतलब लाइक मुस्तकिल अपने इंक्लोजर में ही रहना ना शुरू कर दे, वहां से बाहर कैसे आएगी। क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था कि वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे, कोई भी आता था वो चीखना शुरू कर देती थी, कोई भी आता था वो पीछे हटना शुरू कर देती थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या मुझे कोई तकलीफ ना दे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कैली के आने के बाद उसकी रिहैबिलिटेशन में हमें काफी फायदा हुआ था। हम काफी काफी जो है ना सही। हेल्प मुझे हमें ठीक कैली ने है दी थी। शीमा, डॉक्टर बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की, इलाज किया ऊँटनी का, केमी का, जिसको हम कह सकते हैं, ऊँटनी तो नहीं, अब इसका नाम भी है, पूरे पाकिस्तान इसको जानता है। सो इस प्रोसेस के हवाले से बताइएगा। जिस तरह हमने शीमा से पूछा, आपको तो बेहतर पता होगा कितना वक्त लगा उसको अपने कदमों में खड़े होने में, और अब मज़ीद कितना वक्त चाहिए कि जब वो बिल्कुल वर्किंग प्रॉपर वर्क करेगी। हालत में, जिस तरह नहीं होता बंदा दौड़ता है, चलता है दूसरे जानवरों के साथ, कितना मजीद वक्त लगेगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जब केमी आई थी तो शुरू शुरू में इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी नर्वस थी, क्योंकि किसी भी एनिमल हो या इंसान हो, उसको फुली हील होने के लिए एक स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ता है।
जब तक स्ट्रेस होगा तो कोई भी मतलब कोई आर्गन डैमेज हो या कोई भी कुछ भी चीज़ हो, उसको हील करने के लिए पहले उसको मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने पहले उसको मेंटली स्ट्रेस दूर किया उसका, क्योंकि जब तक स्ट्रेस दूर नहीं होता तो वो हीलिंग पे नहीं आती। और उसके बाद सबसे पहला शख्स मैं था जिसने उसका भरोसा जीता, और उसके साथ साथ सीमा और मैं साथ ही होते थे। हम 2 बंदे थे जिनके साथ वो घुल मिल गई थी। उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली दिन में 2 दफ़ा बैंडेजेस चेंज होना, क्योंकि जब उसकी टांग कट गई तो 3 से 4 दिन खेतों में ऐसे ही घूमती रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रही है, इन्फेक्शन फैल गया था पूरा टांग में। क्योंकि हमें तो लग रहा था कि जितना इन्फेक्शन फैल चुका है, खुदा ना खास्ता इसकी टांग ऊपर से ना सर्जरी करनी पड़े। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से हीलिंग शुरू हो गई और बिल्कुल हील हो के अभी माशाल्लाह से बिल्कुल है, वो बिल्कुल सेट है। और बाकी रही इसकी टांग की बात, तो प्रोस्थेटिक लगने के बाद अभी हमें कम से कम 15 से 20 दिन और चाहिए होंगे ताकि ये इसके साथ यूज टू हो। सही, मसनूई हाँ, टांग और अब उसको लग मेरे- चुकी है और 15 हाँ, से 20 दिन बिल्कुल। का वक्त नीड है कि वो प्रॉपर इसके साथ यूज टू हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबर और शीमा खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो कैमी की कंडीशन ओवरऑल थी स्टार्ट से लेकर अभी तक, जिस तरह से आपने उसका ख्याल उसको बताया, उसको दवाई मेडिसिन दी, उसका जिस तरह से भी ख्याल रखना था आपने रखा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को एहतजाज स्टार्ट होगा, कहीं कहा जा रहा है कि 90 दिन में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद तरीन एक खलफिशार में नज़र आ रही है। वैसे भी उनके दरमियान जो उनके रहनुमाएँ, उनके दरमियान एक हमें चपलिश तो नज़र आती थी, लेकिन अब वो बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। जिस लहजे में सलमान अकरम राजा साहब आलिया हमजा को बातें सुना रहे थे, लगता ये है कि उनको एक दूसरे के चेहरे भी पसंद नहीं है, इस तरह की बातें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त आमिर इलियास राना साहब, आप सीनियर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना अपने इब्तिदा में ही, कि जिस तरह एक कन्फ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर अलीमा खान साहिबा खुद भी कह रही हैं कि पार्टी के अंदर जो ये डिसिप्लिन ख़राब है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो कोई फ्यूचर है फिर इनकी तहरीक का या फिर नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, डिसिप्लिन जो नाफिज करने के लिए सबसे ज्यादा तवाना वाद है वो सलमान अकरम राजा की है, और वही तफरीक भी सबसे ज्यादा डाल रहे हैं। जिस हद तक आमेज लहजे में उन्होंने आलिया हमजा को पब्लिकली खराब करने की कोशिश की, तो फिर जब प्रेशर पड़ा मीडिया का, तो कल वजाहतें दे रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स आ गए थे, मुझे जिस्मानी तौर पे भी हिट कर रहे थे, मैं गुस्से में आ गया, और गुस्सा इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो भाई ये बात घर से सोच के आते ना। ये आप सियासत में आए हैं, आपको सबकी इज्जत करनी है और अपनी इज्जत करानी है। तो जो खातून एक लंबा अरसा जेल काट के आई है, अपने लीडर के लिए खड़ी है, भाग रही है, आप 2-3 दफा उनको अंडरमाइन करने की ट्राई कर चुके हैं। पहले एक अपनी सरबराही में कमेटी बनाई, इमरान खान ने वो वापस कराई कि आलिया हमजा ही करेंगी। फिर पिछले मंगल को उन्होंने कहा कि आलिया हमजा पंजाब में पूरा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। तो उनके पहले इन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी थी। शेख वकास अकरम ने उनको फोन पे कहा कि आपने नहीं आना, यहाँ पे ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जबकि वहाँ आम वर्कर मौजूद थे। तो केपी हो, पंजाब हो, तो आलिया हमजा को पसंद नहीं किया जा रहा कि वो इमरान खान की आवाज बने, वो सियासी आवाज बन रही हैं। तो ये जो लोग बाकी यहाँ पे आते हैं, चढ़ाई करते हैं, दावे करते हैं, उनकी दाल 26 नवंबर को भी नहीं गली थी, और ये निकल चुके हुए थे सारे के सारे के। कोई हरिपुर निकल गया, कोई कहीं, और वो वर्कर जिसके ऊपर पर्चे हुए, बड़ी मुश्किल से जमानतें हुई, अब उनको लाने वाला कोई नहीं होता अदालतों में पेशी के बीच में। तो ऐसे में जब सख्त तरीन मौसम है, कहीं हब्स है, कहीं तेज बारिश है, तो ये मुहिम पे निकले हैं कि इमरान खान को कोई बताने वाला नहीं है कि 5 अगस्त आपने नुक्ता उरूज बताया, जिसकी हवा निकाली अली अमीन ने 90 दिन का कह के। बिल्कुल अमेरिका में देख लें, वहां पे भी यही हो रहा है कि जो अमेरिका में तंजीम है वो कांग्रेस वालों को ईमेल कर रहे हैं, बरकी साहब, कि आप ना मिलें। और जुल्फी बुखारी यूके से जाके वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा वो 2 दिन करते रहे वहां कांग्रेस में बैठ के। तो यहाँ पे भी यही कुछ है कि एक तरफ फौज ने जंग जीती है, तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ निकल पड़ी हैं, उधर उनके बच्चे आ रहे हैं इमरान खान के साथ। फिर यहाँ पे फील्ड मार्शल के ऊपर इल्जामात की बारिश कर दी गई है कि सब कुछ वो कर रहे हैं, जबकि वो अदालतों से सजा याफ्ता हैं।
अदालतें उसी तरह ही हैं जैसे इमरान खान के दौर में काम कर रही थी, कोई फर्क नहीं है, केसेस भी उसी तरह ही बने हैं। तो फिर आप सामना कीजिए, अदालतों में जाएं, जमानतें कराएं, अपना केस लड़ें, बजाय इसके कि आप, जब रियासत आपको बार बार कहती है, DGSPR कहते हैं कि आप सियासतदानों से बात करें, ये कहते हैं हमने बात भी आपसे करनी है और इल्जाम भी आप पे ही लगाना है कि आप हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिम्मेदार भी आप होंगे। तो ऐसे में कोई रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना जब तक सियासी कुव्वतों से बात नहीं करते। बिल्कुल। ये आज की इनकी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा राना साहब, इस बात पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि जितनी भी चपकलिश हम देख रहे हैं वो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वजह है कि चेयरमैन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं, राजा साहब खुद भी वकील हैं, ज़्यादातर पार्टी वकीलों के पास है, KPK की क़यादत के पास या फिर पंजाब की जो सियासी क़यादत है उनके ऊपर उनके अहलियत नहीं थी, या फिर इमरान खान उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहते कि कोई लीडर बन जाएगा? लीडर तो वो खैर कभी भी नहीं, इसीलिए तो उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को वजीर आला बनाया कि कोई तेज हो जाएगा। और उनकी ख्वाहिश होती थी कि जब वो लाहौर चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे तो वो सिंगल चेयर पे बैठे हैं वहां जाके जो चीफ मिनिस्टर की है और चीफ मिनिस्टर सामने बैठा हुआ हाजिर हो। तो उनकी ख्वाहिश तो वही थी, तो वो अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में लाहौर जाके वो पूरी करते रहे। अब आप देखें कि वो चाहते क्या है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्जाम लगाया सलमान अकरम राजा ने कि इनको पता नहीं कौन मिलवाने ले आता है और हमें छोड़ देते हैं। तो जब मई में ये मिले थे तीनों, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, अली जफर, तो ये इन्होंने जाके बात कही वहां पे, बल्कि जून में ही स्टार्ट में मिले थे। तो जब मुलाकात हो गई, खत्म हो गई और इमरान खान ने कहा नहीं मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो बैरिस्टर गौहर ने ड्यूटी में ही जेल की कहा था कि अपना राजा साहब मुझे तो कोई कर्नल लाता है, आज आपको कौन लाया? आप तो अंदर जाके बोले ही नहीं है जो बात तय करके आए थे। तो ये गमाजी करती है जो आपने चेयरमैन और उसकी बात की, सेक्रेटरी जनरल की, कि इनके ताल्लुकात किस कदर अच्छे हैं, खुशगवार हैं। और चेयरमैन बैठे रहे वहां पे लाहौर में और अली अमीन गंडापुर ने सारा शो किया और लहरें लेके भी वही आए थे, ओहदा भी उनके पास चीफ मिनिस्ट्री का है। तो जो दिखता है वही बिकता है। तो यही नजर आ रहा था कि चेयरमैन तो जीरो हैसियत में बैठे हैं। शायद सलमान अकरम राजा को भी गुस्सा आया तो उन्होंने अगले दिन आलिया हमजा पे निकाल लिया आके गुस्सा। अब उसकी वजाहतें दे रहे हैं, सख्त मौसम है, सब कुछ है, ऐसे में कैसे मोबिलाइज करेंगे, ये मेरे और आपके सबके देखने का है कि PTI कैसे अपने लीडर के एमा पे बाहर आती है। कि जबकि उन्होंने कहा नुक्ता अरूज 5 अगस्त होगा, अली अमीन ने 90 दिन दे दिए, तो लोग भी कंफ्यूज हो गए कि जाना किस तरफ है। सही हो गया। अच्छा राना साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और भी कुछ बातें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं सदर के हवाले से, उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से। क्या कुछ ऐसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाह रही है, या फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये कोई 27वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं? क्या असेसमेंट है आपकी इस हवाले से? देखें, जितना बड़ा ग्रुप प्राइम मिनिस्टर के साथ था और उधर रुखसाना बंगश और जफर अपना मोहसिन नकवी बैठे हुए थे जी, और फिर डॉक्टर आसिम हुसैन नजर आए थे मिलते हुए जब प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। तो अगर आपको कुछ भी करना हो तो इतनी लंबी बड़ी चौड़ी मीटिंग में नहीं हुआ करता फैसला। बिल्कुल। अगर सदर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होना है तो वो इस जुलूस में तो नहीं होना, और ना ही 27वीं तरमीम डिस्कस होगी वहां पे। फिर आपको नजर आते PTI के जो वकला हैं उसके अंदर, और इधर से आदम नजीर तारड़। लेकिन मैं आपको बताऊं, असल बात सिर्फ ये है कि ये सदर पाकिस्तान के साथ हर महीने शहबाज शरीफ एक मीटिंग करते हैं, डाटा निकलवा लें। आदम नजीर मतलब तारड़, नॉर्मल मुलाकात थी, मामूल की मुलाकात। जी, आदम नजीर तारड़, इसहाक डार, एक दो वुज़रा जिनके इश्यूज होते हैं वो आते हैं। उधर पीपल्स पार्टी के वो लोग, जैसे चंद माह पहले एक IT का बिल पास नहीं कर रहे थे तो सलीमी मांडवी वाला को बुलाया हुआ था उन्होंने, सदर साहब ने, और सबको इंस्ट्रक्शन भिजवा दी कि ये बिल आप लोगों ने पास करना। फिर उन्होंने पास कर दिया। दोनों ने तय किया हुआ है कि हर महीने वजीर आजम आएंगे और मिल के सदर पाकिस्तान से अगर कोई काम शाम है वो भी पूछेंगे, और बामी हम आंगी के फरोग के लिए कि बिल्कुल कोई खत वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आ जाया करेंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। यार लोगों ने इस पे कहानी बना ली, बिकती है, चलो बेच दो जी, बढ़िया। वो राना साहब क्या कहते हैं कि रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए सदर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी। सर आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ हम धरने की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, PTI कहती है मुख्तलिफ एहतजाज होगा, लेकिन गवर्नमेंट में भी कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा। और कल हमें देखने को मिला कि पेट्रोलियम प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अब गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद तो हो रही है आम आवाम की जानिब से। अच्छा, आपने जो आखिरी फिक्रा कहा ना कि वो मेरा फिक्रा नहीं है, वो आपका फिक्रा है कि आपस में वो दूर करने के लिए बैठे थे, मैंने ये नहीं कहा। वो हर महीने बैठते हैं। अच्छा, ठीक है। और पेट्रोलियम के ऊपर सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है कि ज्यादती कर रही है गवर्नमेंट। जहां से मर्जी खर्चे काटे, आम आदमी को रिलीफ देना इसका फर्ज है, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं। एक तरफ चीनी पे बहुत बड़ी डकैती हुई है, 25 रुपए 35 रुपए किलो के हिसाब से,
और अब कह रहे हैं अभी 2-3 दिन में 175 हो जाएगी। पिछली दफा डार साहब ने 165 रखवाई थी। तो ये जो बीच में माल बना है वो कहाँ गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, इनके अपने कारोबार हैं, सारे हुक्मरान ताकत के अपोजिशन के लोगों के भी हैं, क्योंकि चीनी माफिया तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। माफिया तो राना वही साहब, होता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच हो जाने का। सीनियर आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और जब पाकिस्तानियों ने कुछ किया हो, पाकिस्तान ने आलमी सतह पे कुछ किसी ने लोहा मनवाया हो, चाहे वो खेल की बात हो या फिर फिल्म की बात हो, मूवी की बात हो, शॉर्ट फिल्म की बात हो, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम उनको बुलाते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और अभी हम एक फिल्म की बात करने लगे हैं जो है कर्मश। इसको फ्रांस का एक बड़ा मोतबर फेस्टिवल है जिसको किन्स फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है, उसके लिए इसको नामजद किया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। 78 साल बाद पाकिस्तान की कोई मूवी है जो इसमें शामिल हुई है। अभी तक ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, अभी तक इसको डिफरेंट फेस्टिवल्स में पेश किया जा रहा है। डिफरेंट इनके 1.5-2 साल में इसके जो फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे ये पेश की जाएगी, लेकिन उसके बाद ये पब्लिक भी इसको देख सकती है। इसका जो टॉपिक है वो हॉरर मूवी है, लेकिन शॉर्ट मूवी है और इसको सिलेक्ट किया गया और दैट इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान की। पाकिस्तान की किसी चीज़ को बाहर भी रिकग्निशन मिली है। सही, तो इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है। उन्हीं लोगों की ज़बानी सुन लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये प्रोड्यूस किया, किस तरह से एक्टर्स ने काम किया। इरफान हमारे साथ मौजूद है जो कि एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और शाहज़ैन हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहले इरफान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से आपने जो काम किया, क्या कुछ प्रोसेस चला पीछे, थोड़ी सी बताइएगा बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग का वो था प्रोसेस हमारा, सिंस वी वर एक्चुअली अबाउट टू वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। वो हो नहीं पाया फॉर फंड्स एंड फाइनेंशियल इशू की वजह से, तो वी जस्ट केम अप विद दिस प्रोजेक्ट। हमारा इरादा ये था कि कुछ बनाते हैं, आपस में बनाते हैं, विदाउट एनी मनी और एनीथिंग, जस्ट जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द ईयर जो हम काम कर रहे थे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी विल सी कि हमारे पास कोई अच्छी प्रोजेक्ट आती है या नहीं, इफ वी लाइक इट और नॉट, मतलब विदाउट एनी बैगेजेस। सो वी एंड अप मेकिंग कर्मश एंड एक्चुअली आई पर्सनली एंड अप falling in love with it। मुझे बहुत ज्यादा बनाते हुए, सोचते हुए एंड देन बनने के बाद, उसको देखने के बाद मुझे उससे एक हिसाब से मोहब्बत हो गया। सो वी डिसाइडेड टू गो विद इट एंड सेंड इट टू द फेस्टिवल्स एंड थिंग्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक यू सेड, ये क्विंसन जो एक सेगमेंट है कान फिल्म फेस्टिवल की, वहाँ पे उसने हमें लैंड करा दिया। एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ है। So I'm just honored to be a part of it, and the credit goes to Alim Bukhari, who is the real genius among us, जिसने पूरा चीज किया। लेकिन मुझे इरफान आप ये बताइएगा कि क्या जब आप ये शॉर्ट फिल्म बना रहे थे तो आपको ये अंदाजा था कि आपको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिल जाएगी वर्ल्ड वाइड? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो, हमने जितनी भी फिल्में पहले से बनाई थी उन पे भी अपना हार्ट, सोल एंड 110% दिया था। But there are some things which just click, you know. I don't know how and why. Maybe जिस तरह का विजन है अलीम का, वो obviously with each project वो ज़्यादा अच्छा पॉलिश हो रहा है और ग्रो हो रहा है। And we are, you know, तो I think ये दो मिक्सचर होता है लक एंड मेहनत का आपके अपने। So it was just about time। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहीं पे जाएगी, जाना तो दूर की बात है। कान फिल्म फेस्टिवल का जो क्विंसन है, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, वो बेस्ट माना जाता है। दुनिया के बहुत बड़े माने जाने फिल्म मेकर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं आजकल, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट उस फेस्टिवल में वहां से हुए जहां पे हम लोगों को लॉन्च किया गया है टेक्निकली। तो हमारी मूवी का फर्स्ट फेस्टिवल रन में फर्स्ट वर्ल्ड प्रीमियर जो है यहाँ पे हुआ है, इससे ज्यादा बड़ी एहसास की बात और खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। सही, तो शाहज़ैन से भी आप पूछ लेते हैं। जी शाहज़ैन, आप बताएगा, इरफान ने तो बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या फीलिंग्स थी उनकी जब उनको इस तरह से रिकॉग्निशन मिली है इंटरनेशनली भी, तो आप भी कुछ बताइएगा इस हवाले से।
नहीं, आई बिलीव वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मतलब हमने जिस स्केल पे बनाई थी, जिस तरीके से बनाई थी, और मतलब एक होता है हम फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा देखते हैं कि पैसे इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक फिल्म बनाते हैं, बट हमने कम लोगों में, हमने 6 दोस्तों ने फिल्म बनाई, और हमने ये नहीं सोचा था कि सडनली हमें एक दिन कॉल आएगी and हमें बोला जाएगा कि यू आर कमिंग टू फ्रांस। तो और मजे की बात ये थी कि ये हमारा लीस्ट एक्सपेक्टेड फेस्टिवल था। हमने सोचा था कि कभी जाएंगे, लाइक इट वन वन ऑफ योर ड्रीम्स वाली चीज जो होती है। बट ये एक बड़ा लाइफ चेंजिंग और लाइफ अफर्मिंग एक्सपीरियंस था कि हम गए, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी गई, एंड वी वर फेल्ट लाइक वी आर पार्ट ऑफ द कांस फैमिली। कि नाउ थ्रू आउट द हिस्ट्री इट विल बी रिमेम्बर्ड कि देयर वर जस्ट 6 ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने फिल्म बनाई, एंड वो दुनिया के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस हो गई। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जब आपने प्रोड्यूस की हो कोई चीज़ और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो आपको बहुत मज़ा आता है। यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म। सो मुझे ये बताइएगा कि स्टार्ट में जिस तरह मैंने इरफान से भी यही सवाल किया था कि आपको क्या आइडिया था कि इतनी ज़्यादा इसमें इसको पजीराई मिल जाएगी, और फिर जिस तरह आपने कहा अखराजात की बात की, तो कितना ज़्यादा पैसा आपका लगा इस शॉर्ट फिल्म में? ऑनेस्टली हमने हमने पाकिस्तानी 50K में बनाई है, 50,000 रुपीज में बनाई है। 50,000 अच्छा, में मूवी? यस, नॉट मतलब मोर देन दैट। मतलब हमने उस एक अमाउंट के अंदर फिल्म को मतलब ये आपने साबित बेसिकली किया है कि इतने पैसों में भी एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है। यस हमने हमने और बेसिकली ये भी है कि इवन पैसा भी असाइड, हमने मोस्टली ये किया है कि वी हैव वोन मल्टीपल हेड्स। मतलब मैंने और अलीम ने शूट भी की है, मैंने और अलीम ने एडिट भी की है, और मैंने और अलीम ने साउंड भी किया है फिल्म का। तो इट्स लाइक सब कुछ हमने खुद किया है इन हाउस। सही। अच्छा शाहजहान, ये उसे बताएं कि करमाश जो वर्ड है, इसका मतलब, इसका मीनिंग, और ये किस तरह से आपके माइंड में आया कि इसको मुझे करमाश रखना चाहिए? फिर इरफान की तरफ भी चलेंगे। बेसिकली इस सवाल का जवाब वैसे आपको अलीम बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है, मगर कर्मश वर्ड का जो मतलब है अच्छा, उसका कर्मश, इट्स आप ये कर्मश। समझ सकते हैं। ओके। इस कर्मश, कर्मश इज अ पर्शियन वर्ड विच सेज के कोई भी एक शख्स जो कोई लेगेसी कैरी ऑन करे, और कोई अपना जो काम है वो ड्यूटीफुली करे, उसमें वो सिंसेरिटी शो करे। सो इट्स सही। अबाउट दैट मोस्टली। एंड फिल्म जिस सब्जेक्ट मैटर से डील करती है, तो उसको लेकर इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कर्मश इज एक्चुअली अ नेम, नॉट जस्ट अ टाइटल। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा इरफान, अगर आपकी तरफ आऊँ तो जब ये बजट शाहज़ैन ने मेरे सामने रिवील किया कि इस मूवी का 50,000 बजट था, तो मेरा ख्याल है कि सारे ही दोस्त आपस में ही काम कर रहे थे। मैं तो पहले आपको देख के लग रहा था यार कि जिस तरह आपकी मूवी फ्रांस फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, तो आपने तो करोड़ों रुपए इनसे लिए होंगे। नहीं वैसे तो लेना तो चाहिए, होपफुली वन डे इंशाल्लाह। बट तब तक आप नहीं ले सकते जब तक आप यू प्रूविंग योरसेल्फ, राइट? आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा पूरा टीम यहाँ पे है, शाहजहान है, एंड होपफुली आपके पास पिक्चर्स होंगे। सो वी आर टेक्निकली नोबडी। हमारे यहाँ जिस तरह का सिस्टम होता है ना, यहाँ पे पहले आपको ना सिर्फ अपने आप को प्रूव करवाना पड़ता है, प्रूव करने के बाद सस्टेन भी रखना पड़ता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। वी आर जेन्युइनली ऑनेस्ट स्टोरी टेलर्स जो सही मानों में कुछ कहना चाहते हैं। थैंकफुली आजकल के दौर में जितनी एक्सेसिबिलिटी आ गई है, तो पीपल कैन डू दैट, यू नो। मैं गवादर से उठ के आया हूँ, आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप विद ब्यूटीफुल जीनियस माइंड्स, Aleem especially. I don't know where he is. He should have been here. I'm really missing him because he is the one who wrote it. He is the one who directed it. He is the main guy. हम लोग तो बस उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट किया। हाँ, एज अ प्रोड्यूसर मैं कहता हूँ भाई नीचे आ, भाई थोड़ा हल्का हाथ रख, भाई पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है, कम से कम में ज्यादा कैसे कर सकते हैं, दैट वाज द आइडिया एंड द गोल। एंड बट या अनफॉर्चुनेटली जब से मैं आया हूँ एज एन एक्टर, एटलीस्ट 2013-14 से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है मुझे किसी ने आज तक कभी कोई अप्रोच किया इंडस्ट्री में से, या किसी ने ऑफर दी है या कुछ किया है। एंड आई ऑनेस्टली जस्ट वांट टू बी इन द शोबिज और इन फिल्म लाइन, यू नो। मैं कुछ और कर नहीं सकता, ना ही मैं कैपेबल हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो आई एम स्टिल वेटिंग।
कि अभी कभी कल परसों मुझे कोई कॉल आएगी एंड देन होपफुली आई विल स्टार्ट गेटिंग वर्क, बट इफ आई डोंट देन आई विल ऑलवेज मेक माय ओन लाइक कर्मस एंड अदर प्रोजेक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स, तो हम अपना करते रहेंगे until this that day, we just do what we do. सही, थैंक यू सो मच इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच शाहज़ैन, आप भी हमारे साथ मौजूद थे और आप लोगों ने साबित कर दिया है कि महदूद वसाइल हों तो आप जितने भी बड़े ख्वाब देख लेते हैं ना वो पूरे किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन औज़ात। आज के दौर में बहुत सारे लोग सफ़र करना चाहते हैं और सफ़र को सिर्फ तफरी समझते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़र को जीने का अंदाज बना लेते हैं। और सफ़र कर भी रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सफ़र कर भी रहते हैं। ऐसी एक बाहिम्मत और पुरजोश मुसाफिर हमारे आज के मेहमान हैं जिनका नाम बिलाल आज़म है। बिलाल अब तक 34 से ज़ायद ममालिक का सोलो सफ़र कर चुके हैं और इंजीनियरिंग को खैराबाद करके इन्होंने सफ़र को अपना पेशा बनाया, जज्बा बनाया। और आज हम इनसे जानेंगे कि कम बजट में ज़्यादा ममालिक का सफ़र कैसे कर सकते हैं और क्या आम लोग ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, और फिर ये जॉब छोड़ के सफ़र क्यों इख्तियार किया। लोगों की रोजी रोटी जॉब के साथ लगी होती है। और ये आजकल सफ़र के में तो निकल गए। हालात अगर देखा जाए, हालात के मद्देनजर रखा जाए उनको, तो फिर भी एक सवाल जहन में आता है। तो बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये सफ़र आगाज़ आपने शुरू कैसे किया, फिर ये बताएं कि कौन सी कंट्री आपकी पहली कंट्री थी जहां आप गए, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस। Yes, Assalamualaikum everyone, and thank you so much for inviting here. So first of all, traveling मेरी local traveling तो मेरी बचपन से स्टार्ट हुई थी, और लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी वो 2012 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना हनीमून किया अपनी वाइफ के साथ इन मलेशिया, वहां से बेसिकली मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का एक मजा आना शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाई और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं मलेशिया के बाद मैंने थाईलैंड किया, फिर दुबई किया, फिर सऊदीया किया, और 3-4 मुल्क करने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि यार इसको अगर कंटिन्यू करना है तो इसका कुछ स्टाइल डिफरेंट करना पड़ेगा, और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स में लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग में फॉरनर्स ही हैं जो कि बैकपैकिंग वगैरह किया करते थे। तो फिर डिफरेंट कंट्रीज में जब मेरी फॉरनर से मुलाकात हुई और उन लोगों से मैं टिप्स वगैरह लिया करता था कि लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग अगर करना चाहें, और क्योंकि वो लोग किया करते थे वहाँ पे अपनी जॉब के अलावा कंटिन्यूस ट्रैवलिंग किया करते थे, तो वहां से फिर टिप्स लेकर मैंने फिर एक प्रॉपर प्लान बनाया और फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लॉन्ग टर्म लेकर फिर मैं चल पड़ा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफर जारी है। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि लोग जॉब्स करते हैं, साल साल जॉब्स करते हैं, पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल टूर करते हैं, लेकिन आपने जब ट्रैवलिंग का आगाज़ किया तो उसके बाद आपने इंजीनियरिंग जैसे एक मुस्तहकम शोबे को छोड़ दिया, उस पेशे को आपने पीछे छोड़ के ट्रैवलिंग का आगाज़ कर दिया। सो एक्सपेंसेस कैसे मीट होते हैं और क्या कुछ करते हैं एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए? तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जॉब आपको जब आप कर रहे होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग जॉब जो कि बहुत हाई पेइंग जॉब होती है, उस दौरान आपका बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा भर रहा होता है, आपको बहुत ज्यादा जो पैकेज है बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन इशू ये आ जाता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो बाज़ औक़ात जब आप पूरा प्रॉपर ट्रिप प्लान भी कर लेते हो, और जो मेरे साथ होता भी था कि ट्रिप आप प्लान कर लेते थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी आपकी साइट के ऊपर, प्लांट के ऊपर इमरजेंसी ऐसी आ जाती थी जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रिप या तो कैंसिल हो जाता था या पूरा रीस्केड्यूल हो जाता था। तो वहां से भी एक तो मेरे ज़हन में ये आ गया कि यार ये जॉब के साथ ना लंबी ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर यही मैंने प्लान किया कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे अपने अर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट करूं ताकि ये जॉब एट लास्ट में इस जॉब से जो है वो छुटकारा पा सकूं और ट्रैवलिंग का भी स्टार्ट करूं जिसमें बहुत ज्यादा आपकी जो है वो पैसे ना लगे। तो कोशिश यही की कि मैं कुछ अर्निंग रिसोर्सेज अपने क्रिएट करूं और साथ साथ अपनी ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी कम करूं, और ओवरऑल भी जो अपना लाइफस्टाइल है उसको भी इतना एक्सपेंसिव ना बना लूं कि जॉब छोड़ने के बाद मुझे जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश है। तो इसी तरह फिर मैंने किया, मैंने अपने रिसोर्सेज भी क्रिएट किए, और उसके बाद साथ साथ जो है वो मैंने अपने बजट ट्रैवलिंग की तरफ मैंने अपना फोकस रखा, और उसी से ही ये फायदा हो रहा है कि सस्टेनेबल टूरिज्म भी मेरा चल रहा है, चाहे वो लोकल ट्रिप हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो। मैं स्टाइल ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ ताकि मेरा कंटिन्यूस एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क होता रहे। तो ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी को छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट,
बट अगर आप कंटिन्यूस जॉब करते रहेंगे तो फिर आपके अगर ख्वाब कुछ हो रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आप 34 से जायद ममालिक का, प्लानिंग करने के बाद भी job बिलाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि आप जी, जी, 34 से जायद कंट्रीज का सोलो सफ़र कर चुके हैं, और बताइएगा कि कौन सा मुश्किल पार्ट था आपकी जर्नी का, कौन सी कंट्री का वीज़ा सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल लगा उसके हुसूल के लिए, जिससे आपने कोशिशें की हों? वीजा फॉर पाकिस्तानी तो अब तो हर मुल्क के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, स्पेशली जो आपके यूएस के और जो वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी वीजास हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी ऑडियंस के साथ भी यही शेयर करूंगा कि अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं तो आपके लिए वीजा लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर कहीं से भी डिफरेंट कंट्रीज को ये फीलर आ जाता है कि आपके अंदर कोई स्लिप होने का चांस है, तो वो कहीं ना कहीं से डिटेक्ट हो जाता है। तो मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि आप जितनी अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन रखेंगे, आप जब फॉर एग्जांपल आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करने जा रहे हो और आपने जो टूरिज्म से रिलेटेड कंट्रीज हैं वो आपने अभी घूमे ही नहीं हुए, तो आपके लिए मुश्किल होगा अमेरिका का वीजा। मैंने अमेरिका का वीजा जब अप्लाई किया तो मैं उससे पहले 6 से 7 कंट्रीज घूम चुका था, अच्छी सैलरी भी थी, अच्छे कंपनी के साथ काम भी कर रहा था। उसकी वजह से आपको वीजा लेना जो कि मुश्किल होता है वो आपको आसान हो जाता है, वो चाहे यूरोप का वीजा हो या चाहे फिर अमेरिका का वीजा हो या फिर इवन चाइना का हो। तो ऑब्वियसली ये चीजें आपके लिए काउंट करती हैं। और आजकल के दौर में, जो कि पहले ये हुआ करता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग स्टैम्प्स और स्टिकर्स इकट्ठे किया करते थे, लेकिन मैं अब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं कि ये चीजें पुरानी हो गई हैं। अब आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और आपका यूट्यूब और ये आपका फेसबुक पेज, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है आपको वीजा के रूल के अंदर। तो अपनी जो इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हैं, जो प्रोफाइल है, वो बहुत ध्यान से लगाया करें ताकि वो आपको हेल्पफुल भी रहे अगले वीजा के लिए। और ये जो बैंक स्टेटमेंट वाले चक्कर में लोग पड़ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बड़ी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बड़ी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो कोई कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी, ये अब सारी बातें पीछे रह गई हैं। नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो जरूर वो आपको सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि एकदम दोस्तों से पैसे वगैरह इकट्ठे करके क्लोजिंग बैलेंस आपने जो है ना 20-25 लाख कर दिया, लेकिन पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में 10-20 हज़ार पड़े हुए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्चुअल में फाइनेंशियल हेल्थ का पिछले 1 साल की स्टेटमेंट या 6 महीने की स्टेटमेंट से लगता है, तो वो भी वहां से वो आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अगर आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट हैं, आप फाइलिंग कर रहे हो हर साल में अपने गवर्नमेंट को भी, और क्रेडिट रेटिंग आपकी चेक होती है, वो भी अगर आपकी अच्छी है, तो आपके लिए इजी हो जाता है सारे कंट्रीज का वीजा। और आई थिंक यही मेरी वीजा लेने की स्ट्रेंथ भी रही है। स्पेशली अभी चाइना का वीजा भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, यूएस का हो गया या यूरोप का हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, इवन हांगकांग में अभी 2 वीक्स पहले विजिट करके आया हूँ। तो इन सब में अगर कोई चीज आपको हेल्पफुल करती है तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, जो आपने अपनी सोशल मीडिया पे भी रखी हुई है, और अपनी फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसको भी आप कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट रखते हो विद द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं अपने टैक्स रिटर्न्स में एक एक चीज मेंशन करता हूँ हर साल, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सही। अच्छा, पेरेंट्स का रोल भी बता दीजिएगा बिलाल, कितना इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की ना कि इंजीनियरिंग का शोबा आपने छोड़ा, इतना मुस्तहकम शोबा था, तो क्या उनकी पूरी सपोर्ट थी आपके साथ? बिल्कुल, ये अगर सपोर्ट नहीं है आपकी फैमिली की तो आप ये ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकते। Exactly. तो क्योंकि मेरे फादर ही एक्चुअल में, ये मुझे अपने फादर से ही ब्लड में ट्रांसफर हुई है ट्रैवलिंग, तो फादर तो मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। मदर ने बहुत ज्यादा मुझे ऑल्दो रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल वाइफ की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी मुझे सपोर्ट रही, और ये सपोर्ट हो तो ही आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये मुश्किल है। बिकॉज जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी एज एन इंजीनियर बहुत ज्यादा होती है, और वो जो लग्जरी आपको कॉर्पोरेट जॉब आपको दे रही होती है, मैंने ये सवाल भी इसीलिए आपसे किया था, आपको इसके ऊपर पे चेक नहीं आना होता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आजकल के मौसम में मुझे ये बताइएगा कि मानसून का मौसम चल रहा है और हर तरफ बारिश है, स्पेशली पूरे पाकिस्तान की बात की जाए बड़े शहरों में, फिर जो आपके हिल स्टेशन है वहाँ पे बारिश है, तो आप एज ए ट्रैवलर क्या कुछ सुनने वालों को कहना चाहेंगे कि इस मौसम में ट्रैवल करना चाहिए, और अगर ट्रैवल करना चाहिए तो कौन सी डेस्टिनेशंस हैं? मैं तो इस मौसम में स्पेशली ये कहता हूँ कि उन जगहों के ऊपर ना जाएं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और स्पेशली ये जो 2-3 हफ्ते आते हैं जिसमें बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं इवन अभी पर्सनल फैमिली के साथ ये भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं लिमिट कर देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता, गलियात सेक्टर, नथिया गली, यहीं तक रहता हूँ। लेकिन जब मैं बाइक ट्रिप करता हूँ तो मैं या तो मई के अंदर करता हूँ, या मैं इस रेनी पीरियड का सीजन जब गुजर जाता है उसके बाद करता हूँ, अगस्त के एंड के अंदर जाकर।
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये वाला जो टाइम है इसमें जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा लंबा रोड का ट्रैवल आता है, वहां पे वो वाला ट्रैवल एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए डेफर कर दें। जैसे कि हुंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, गिलगित हो गया, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि छुट्टियों का टाइम होता है तो लोगों से रहा भी नहीं जाता, बच्चों को लेकर जाना होता है, उस वजह से लोग फिर रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर अगर आपको जाना भी है तो एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट जरूर देखकर जाएं और अपने दरमियान में ब्रेक जरूर रखें, मार्जिन जरूर रखें, ताकि अगर कोई मिसहैप होता भी है कि लैंडस्लाइडिंग होती है तो आपके पास कोई जल्दी ना हो, ताकि उस जल्दी की वजह से आपको गलत फैसला ना ले। सही। 34 ममालिक से I think जायद तो better आप planning सफर is कर चुके हैं possible. सोलो, अब नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट प्लान अभी यही है कि अभी तो फिलहाल मैं ये जो ट्रिप करके आया हूँ इनकी पहले एपिसोड्स अपने चैनल के ऊपर रिलीज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह मेरा ये रिलीज करने के बाद सेंट्रल एशिया को मैं कवर करूंगा, जो मैं काफी देर से प्लान कर रहा हूँ, रशिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इधर की मुझे बैकपैकिंग करनी है। बस क्योंकि दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, हमारे ट्रैवलर्स के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इधर का कंट्री प्लान करते हैं तो इधर कोई जंग छिड़ जाती है, कुछ इधर का प्लान करते हैं तो ये भी चीजें हमारी साथ प्लानिंग खराब कर रही थी। लेकिन अभी रशिया वाली साइड और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इंशाल्लाह इन सारे कंट्रीज को मैं इंशाल्लाह कवर करके। चलें बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप 100 ममालिक का दौरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, या फिर निस सेंचुरी पे भी मुलाकात हो सकती है, 50 के ऊपर भी आपसे हम मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और ज़ात की आप वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पाकिस्तान में अब तक NLP एक निस्बतन नया तस्वुर है, क्योंकि मैंने इस वजह से तमीद नहीं बांधी कि NLP हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या। ये दुनिया भर में कामयाब लोगों के लाइफ कोचेज़ और माहिर नफ्सियात का पसंदीदा टूल बन चुका है। ये तकनीक हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच, जज्बात और रवैये को बेहतर तौर पर कैसे समझ सकते हैं और फिर उनमें तब्दीली लाकर अपनी ज़िंदगी, रिश्ते और कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में NLP की आगाही महदूद है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसकी आगाही महदूद समझी भी जा रही है और इसके ऊपर हम काम भी नहीं कर रहे हैं। और अक्सर लोग इसे या तो मोटिवेशनल बातें समझते हैं और मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर NLP सही तरीके से सीखा जाए तो खुद एतमादी बढ़ सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जहाँ तक समझ सकते हैं, शायद ये कम्बिनेशन होता है आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी बिहेवियर का, या फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का। लेकिन इसको बेहतर तौर पर समझाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिनाहिल हफीज़ साहिबा। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मिनाहिल फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें आप ही समझा सकती हैं कि ये NLP एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से हमारा ताल्लुक इससे है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बेसिकली NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को कहा जाता है, और ये एक ऐसी सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो आपके बिहेवियर को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती हैं। लैंग्वेज जो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि आपने भी कहा कि कम्युनिकेशन, तो हमारी दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक वो कम्युनिकेशन जो हम अपने आउटर वर्ल्ड के साथ करते हैं, और एक ऐसी कम्युनिकेशन जो हमेशा हमारे अंदर चल रही होती है, यानी हमारी सेल्फ टॉक, हमारी थॉट्स, और वही डिटरमिन करती हैं कि कल को मेरे एक्शंस और मेरे बिहेवियर क्या होंगे। NLP उस इंटरनल लैंग्वेज को बेहतर बनाने, उस पर काम करने, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने के लिए मल्टीपल ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल की गई हैं। ओवर 5 डेकेड्स अब उनको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है, जिससे लोगों की इमोशनल मास्टरी बेहतर हो रही है, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेहतरी आ रही है। So it is working efficiently across every country in the world, ताकि लोगों की परफॉर्मेंस को, उनकी इमोशनल रेजिलियंस को बेहतर बनाया जा सके। तो हम पाकिस्तानी इस काम में क्यों पीछे? हमें तो अभी तक इसके सही तरीके से माने और वाक़िज़ और तर्जुमे भी नहीं पता। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने अपनी NLP की जर्नी अराउंड 2020-2021 में शुरू की, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मेरे लिए भी बहुत नया था। और वेस्ट पे अगर आप देखें तो ये इतना प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, प्रॉपर इदारे भी स्टैब्लिश कर दिए गए हैं, और यहाँ रिलेटिवली भी अब जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अब अगर आप लोगों को कहते हैं तो उनको नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा मेजर रोल, बिकॉज हम
बहुत बड़े लेवल पे रोल जब प्ले करना चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअल एफर्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और जो मैंने एक इदारे इस्टेब्लिश किया है न्यूरल नेक्सस बाय मनाही हफीज, उसका मिशन एंड विजन यही है कि पाकिस्तान में इतनी इफेक्टिव टेक्निक्स को लेके जाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशनल करिकुलम है दैट इज मोर ऑन थ्योरेटिकल एंड। वो थ्योरी आप पढ़ के एग्जाम्स तो पास कर लेते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होते हो तो ना आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पा रहे होते हो, क्योंकि वो थ्योरी आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है, बट रियल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं की जा सकती। तो एनएलपी का जो मैनुअल है वो प्रॉपर आपको बताता है कि हर स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, आपने ये करना है, ये करना है। तो हर जो टेक्निक है वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट को फॉलो करती है। तो अब पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूंगी कि रुझान बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता ओवर मैंने भी 5 ईयर अपनी जर्नी में ऑब्जर्व किया है कि लोग अब इसको समझ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, लेकिन स्टिल आर डायर नीड कि इसके ऊपर अवेयरनेस को और बढ़ाया जा सके और लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके, क्योंकि जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये कितना पावरफुल है वो कभी भी इसके लिए अपना स्टेप फॉरवर्ड ले भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा मिनाहिल, वैसे तो इट साउंड्स लाइक ना टेक्निकल, एनएलपी देख के ही लगता है कि कोई टेक्निकल टर्म होगी इस तरह से। मुझे ये बताएगा कि क्या इसके लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबिलिटी होती है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी इफेक्ट ही होता है इसका? बिल्कुल, बेसिकली एनएलपी इसी के अंदर फोकस करता है कि आपके पास के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए फ्यूचर वर्क में। तो एनएलपी का जो ज्यादा फोकस होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड है, ताकि जो भी आप गोल डेवलप करें उनको लॉन्गर टर्म में सस्टेन भी कर सकें और अचीव भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बिजनेस को नहीं शुरू कर सकती, आई एम नॉट गुड इनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो ये मेरी इंटरनल डायलॉग है जो मेरी फिर स्टेट को भी अफेक्ट कर रहा है, मेरी मिनाहिल हफीज, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने की भी कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को भी इन डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जॉइनिंग अस। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है खत्म। ख़वातीन हज़रात, मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने